नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो देश में कोरोना केसेस काफी बढ़े हैं, ऐसे में मास्क सबसे बड़ा हथियार है। हम आपसे बार बार अपील करते हैं कि आप मास्क पहनिए। इसको लेकर न्यूज 18 ने एक मुहिम भी शुरू की है, मास्क पहनो इंडिया। तो आप खुद से ये प्रण लीजिए कि जब तक ये महामारी है आप मास्क नहीं उतारेंगे। चलिए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। लखनऊ से बात करते हैं। लखनऊ में एक युवक की पिटाई हुई है। युवक को खंबे से बांधकर पीटा गया है। ट्रॉली चोरी के आरोप में ये पिटाई की गई। निवस्त्र कर घुमाने का इस पर आरोप है। युवक से बर्बरता के आरोप में 4 गिरफ्तार किए गए हैं। वजीरगंज थाना इलाके के नेहरू क्रॉस इलाके की घटना बताई जा रही है, जहां पर ट्रॉली चोरी के आरोप में एक युवक की पहले तो पिटाई की गई और उसके बाद उसे निवस्त्र घुमाया गया है। बातचीत करने के लिए ऋषभ इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। ऋषभ, क्या था ये पूरा मामला? ये ऐसी घटना है जो इंसानियत को शर्मसार करती है और खासतौर से राजधानी लखनऊ की घटना इसलिए तमाम लोगों को सोचने पर मजबूर भी करती है। कल भीड़ ने एक युवक को पकड़ा था, उसके ऊपर आरोप था कि उसने एक ट्रॉली चुराई है और आरोप कबुलवाने के लिए उसको खंबे से बांध कर बर्बरता से पहले पीटा गया और इसके बाद जब भीड़ का मन नहीं भरा है तो उस आरोपी युवक को निर्वस्त्र करके पूरे मोहल्ले में घुमाया गया है और इस पूरी बर्बरता का वीडियो भी बना जो सोशल मीडिया में वायरल हुआ। हालांकि इसके बाद पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई की है। चोरी के आरोप में पकड़े गए युवक को जो पीटने के आरोपी थे उनमें से 4 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। चलिए ठीक है ऋषभ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। और कानपुर से खबर लेते हैं। यहां पर डेंगू का कहर लगातार जारी है। कुर्साली में 200 से ज्यादा लोगों को बुखार हुआ है। 2 दिन में 14 ग्रामीणों में डेंगू की पुष्टि हुई है और कई लोगों में नजर आ रहे हैं डेंगू के लक्षण। एक हफ्ते में 4 लोगों की मौत हो गई है। कुर्साली में इस वक्त गंदगी का अंबार लगा है और लगातार डेंगू के मामले भी बढ़ते जा रहे हैं। आप खबर ये मिल रही है कि कुर्साली में 200 से ज्यादा लोगों को बुखार है। 2 दिन में 14 ग्रामीणों में डेंगू की पुष्टि हुई है। बातचीत करने के लिए अमित गंजू इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, लगातार डेंगू का कहर देखने को मिल रहा है और सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार लोग बीमार हो रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जिस तरह का काम डेंगू को लेकर होना चाहिए था उस तरह का काम दिखाई नहीं दे रहा है। गंदगी का अंबार लगा हुआ है, चारों तरफ गंदगी ही गंदगी देखने को मिल रही है। देखिए नीलू जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि कानपुर में कागजों में अधिकारी व्यस्त हैं, कागजों में नाले साफ हो रहे हैं, कागजों में फॉगिंग हो रही है और कागजों में जबकि शासन से कड़े निर्देश हैं। कमेटी की टीम यहाँ आई, नोडल ऑफिसर्स ने 6 इंस्ट्रक्शंस दिए कि किसी प्रकार की कोई कोताही न बरती जाए। मगर अगर हम रिसेंट मामले की बात करें कुरसौली की, तो कुरसौली में गंदगी का अंबार लगा हुआ है जिसके चलते 200 से ज्यादा लोग बीमार हैं। कुछ का निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है और कुछ लोगों ने वहां से डिकैम्प किया है। कल्याणपुर ब्लॉक के करसौली में प्रवेश मार्ग पे अगर देखा जाए तो गंदगी पड़ी हुई जिसे उठाने और देखने वाला कोई नहीं। इन सब के बीच 2 दिनों में 14 ग्रामीणों में डेंगू की पुष्टि हुई है, क्योंकि जिस प्रकार से अभी तक टेस्ट नहीं हो रहे थे और जब माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट जो मेडिकल कॉलेज का है उसमें टेस्ट स्टार्ट हुए तो एक एक करके अब पेशेंट्स की भी संख्या बढ़ती जा रही है। और इन सब के बीच इस गांव में अभी तक 1 सप्ताह में 4 मौतें हो चुकी हैं। जी नीलू जी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अमित गंजू जानकारी देने के लिए। और अब बात मेगा वैक्सीनेशन अभियान की करें तो उत्तर प्रदेश में आज कोविड मेगा वैक्सीनेशन कैंपेन चलाया जा रहा है और अब तक उत्तर प्रदेश में 7 करोड़ 75 लाख लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। वैसे तो उत्तर प्रदेश में 4 से 5 लाख लोगों को रोज वैक्सीन लगाई जाती है, लेकिन आज अगर पूरे सूबे की बात की जाए तो 30 लाख से ज्यादा डोज लगाई जाएगी और इसके लिए लोगों को कैंप में अपना पहचान पत्र दिखाना पड़ेगा और उनको आसानी से वैक्सीन लग जाएगी। प्रदेश में वैक्सीन की पहली खुराक 5 करोड़ 90 लाख से ज्यादा और वैक्सीन की दूसरी डोज 1 करोड़ 11 लाख से ज्यादा दी जा चुकी है। मेगा वैक्सीनेशन ड्राइव के तहत उत्तर प्रदेश में एक दिन में 30 लाख से ज्यादा डोज दी गई। इसमें एक दिन में सर्वाधिक टीकाकरण का अभियान उत्तर प्रदेश में चला, जो कि देश के दूसरे प्रदेशों के सामने एक मिसाल पेश करता है। और बातचीत करने के लिए अलाउद्दीन हमारे साथ जुड़ गए हैं। अलाउद्दीन, मेगा वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत आज की गई है और सबसे अच्छी बात यह है कि लोग को अब रजिस्ट्रेशन करवाने की पोर्टल पर जरूरत नहीं होगी। डायरेक्ट टीकाकरण केंद्र में जाएंगे, पहचान पत्र दिखाएंगे और फिर टीका लगवाएंगे। तो इसको लेकर किस तरह से व्यापक पैमाने पर तैयारी और क्या टीकाकरण शुरू हो चुका है, सब जगह से किस तरह की खबर इसको लेकर? जी हाँ, बिल्कुल। आप देखें और उत्तर प्रदेश लक्ष्य को पूरा क्यों ना कर ले, आप दूर तक देखिए। ये राजधानी लखनऊ के हार्ट ऑफ द सिटी में बसा हुआ
सिविल हॉस्पिटल है। आप दूर दूर तक देखेंगे लोगों की लंबी लाइन अभी से लगी हुई है और खास बात सबसे ये है कि लोगों में जबरदस्त जोश है टीकाकरण को लेकर के। आज जिस तरह से फ्री फॉर ऑल सरकार ने किया है उसका असर लोगों में दिखाई दे रहा है और करीब 200-250 मीटर तक लंबी लाइन लगी हुई है। आज शिथिलताएं किस तरह से दी गई हैं, आज नियम कानून को कैसे सरकार ने शिथिल किया, इस बात को समझेंगे हम जावेद साहब से। जावेद साहब, क्या आज नियम लागू हो रहे हैं और लखनऊ का क्या लक्ष्य है और आज ये भीड़ क्या गवाही दे रही है? आज हमारे यहाँ 18 से 44 एज का हो चाहे 45 प्लस का हो, बिना रजिस्ट्रेशन के ऑन स्पॉट यहाँ लग जाएगा वैक्सीनेशन। और हमारे यहाँ 4 बूथ चल रहे हैं, एक 18 से 44 मेल चल रहा है, 18 से 44 फीमेल अलग चल रहा है। इसी तरीके से 45 प्लस का मेल अलग चल रहा है, फीमेल अलग चल रहा है। आज जो सरकार ने नियम लागू किया है कि बिना रजिस्ट्रेशन के आप ऑन स्पॉट जाके लगवा सकते हैं और हमारे यहाँ इस वक्त कोवैक्सीन लगाई जा रही है और हम लोग का जो टारगेट जो लक्ष्य दिया गया है आज 1 लाख पूरा करने का, वो हम लोग की पूरी कोशिश रहेगी उस लक्ष्य को प्राप्त करने की। इसके अलावा जो लोग आए हुए हैं, क्या वक्त भी कोई उसके लिए है? क्योंकि शाम 5 बजे तक पहले आप लोगों ने समय नियत किया था, क्या शाम 5 बजे आप बंद करोगे या फिर कहने में सुनने में आ रहा है कि ये ऐसा भी है कि जब तक लाइन रहेगी तब तक आप टीकाकरण करेंगे? हमारे यहाँ जब तक की पब्लिक रहेगी हम लोग टीकाकरण चालू रखेंगे, चाहे जय बजे भी हो जाए। टाइम का हम लोग नहीं देखेंगे, अगर हमारे यहाँ पब्लिक है तो हम लोग वैक्सीनेशन जारी रखेंगे। देखिए, 3 नियमों शिथिलताएं दी गई हैं। नंबर 1 ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन, यहाँ फौरन आइए, फौरन यहाँ पर आकर रजिस्ट्रेशन करिए। देखिए लोगों ने अपने हाथों में आधार कार्ड और डॉक्यूमेंट्स ले रखा है। जरा आधार कार्ड एक बार दिखा देंगे। देखिए लोगों ने आधार कार्ड अपना ले रखा हुआ है। ये फीमेल जो टीकाकरण का केंद्र है उसमें मैं खड़ा हुआ हूँ। दूसरी शिथिलता ये है कि शाम 5 बजे के बाद भी अगर लाइन रहती है तो टीका लोगों को लगाया जाएगा। तीसरी शिथिलता सरकार ने ये दी है कि जो काउंटर्स हैं उसमें फीमेल्स के लिए अलग से काउंटर भी बना दिए गए हैं। 18 से प्लस को अलग कर दिया गया है, 45 प्लस को अलग कर दिया गया है, फीमेल्स को अलग कर दिया गया है। तो इस डिस्ट्रीब्यूशन से भी बहुत ज़्यादा मदद मिल जा रही है, क्योंकि एक साथ मेल फीमेल 18 प्लस और 45 प्लस लोग खड़े रहते थे, जिसमें बुजुर्ग लोग भी शामिल थे, तो उसमें दिक्कत आती थी। 45 प्लस के लोगों के लिए फौरन टीका लगाया जा रहा है, यानी कि उनको वेट एंड वॉच भी नहीं करना है। तो ऐसे में आप कहा जा सकता है सुविधाएं पूरी दी गई है ताकि लोग घरों से निकले वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंचे, और इसलिए सारी तैयारी की गई है, जिसमें कि ये है कि आप सीधे अपने आधार कार्ड या किसी पहचान पत्र के साथ कोविड सेंटर पहुंचे और टीका लगवाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो पूरे प्रदेश में मेगा वैक्सीनेशन अभियान, प्रयागराज में भी वैक्सीनेशन अभियान चल रहा है। 1,02,600 लोगों को वैक्सीन का लक्ष्य रखा गया है। हमीरपुर में 110 केंद्रों पर कोरोना का टीका लगाया जाएगा। 21,600 लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया है। और अब बात बीजेपी महिला मोर्चा की बैठक की। तो लखनऊ में ये आज बैठक होने वाली है। महिला मोर्चा प्रदेश कार्य समिति की बैठक होगी। सुबह 11 बजे इसकी शुरुआत होगी। पहले सत्र में स्वतंत्र देव सिंह मौजूद रहने वाले हैं। दूसरे सत्र में प्रदेश संगठन महामंत्री सुनील बंसल और डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा मौजूद होंगे। इसके अलावा अगर समापन सत्र की बात की जाए तो खुद सीएम योगी संबोधित करेंगे समापन सत्र को। करीब 4 बजे कार्य समिति का जो समापन सत्र है वो होगा। बैठक में महिला सुरक्षा समेत कई मुद्दों पर चर्चा होने वाली है। और बातचीत करने के लिए अनामिका इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई। अनामिका, आज ये बैठक कितनी महत्वपूर्ण, हालांकि ये संगठन की बैठक लगातार होती रहती है, लेकिन चूंकि 2022 का चुनाव है, ऐसे में ये बैठक कितना महत्वपूर्ण हो जाता है, और महिलाओं को लेकर खासतौर पर सरकार के कामकाज को लेकर किस तरह का मंथन आज इसमें? देखिए नीलू, बीजेपी महिला मोर्चा के प्रदेश कार्य समिति की बैठक है और जिस हॉल में ये बैठक बुलाई गई मैं उसी हॉल में मौजूद हूं। पहले मैं तस्वीर दिखा दूं आपको कि पूरे हॉल में तस्वीर किस तरीके की दिखाई दे रही है। तो पूरे प्रदेश से जो महिला मोर्चा की पदाधिकारी हैं, महिला कार्यकर्ता हैं, वो सब यहां पर लगभग पहुंच चुकी हैं। और कुछ ही देर के बाद यहां पर जो महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष है वनाथी श्रीनिवासन, वो यहां पर मौजूद रहेंगी। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष यहां पर मौजूद होंगे और उनकी उपस्थिति में कार्य समिति की शुरुआत हो जाएगी। लेकिन अलग अलग सेशंस बुलाए गए हैं। लास्ट सेशन में अंतिम जो समापन समारोह है उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी संबोधन होने वाला है। हालांकि जो जिक्र किया आपने 2022 के चुनाव को लेकर, तो हमारे साथ यहाँ पे महिला मोर्चा की कुछ महिलाएं हैं, प्रदेश महामंत्री भी हैं महिला, इनसे बात करेंगे हम। 2022 के चुनाव के लिहाज से अगर देखा जाए तो कितनी महत्वपूर्ण आज की ये बैठक? 2022 के चुनाव के लिहाज से देखा जाए तो बेसिकली इसमें यह है कि हम लोग जो महिलाएं हैं, महिलाओं सशक्तिकरण का है ये जमाना, और हमारे आदरणीय मोदी जी और योगी जी का ये उद्देश्य रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं राजनीतिक रूप से और सामाजिक रूप से सक्षम हो, और जितनी महिलाएं सक्षम होंगी उतना आगे निकल करके राजनीति में आगे आएंगी और वोट देंगी। विपक्ष की ओर से तो लगातार ये आरोप लगाया जा रहा है कि महिला अपराधों में बढ़ोतरी हुई है,
दूसरी तरफ सरकार महिला शक्ति कार्यक्रम चला रही है, कैसे काउंटर करेंगे 2022 के चुनाव में विपक्ष के आरोपों को? देखिए, एक्चुअली विपक्ष है तो उसे कुछ कहना ही है। अदरवाइज मैं आपको बताना चाहूंगी कि आज के टाइम में जितनी महिलाएं इस संगठन से जुड़ी हुई हैं और जितना विश्वास महिलाओं का इस संगठन पे है, मुझे नहीं लगता कि कहीं और देखने के लिए मिलेगा। अगर ऐसा कहीं कुछ होता या असुरक्षा की भावना कहीं महिलाओं में होती तो निश्चित रूप से कि वो इतनी महिलाएं इस संगठन से नहीं जुड़ पाती। आज के दिन नया मूल मंत्र भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आप लोग को देने वाले हैं आने वाले चुनाव को लेकर, तैयारियों को लेकर? एक्चुअली हम हर वक्त तैयारी के मोड़ पे रहते हैं, ऐसा नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी के जो निर्देश होते हैं और जो मैं कहूंगी कि जो हमारा जो चुनावी तंत्र है वो है काम के ऊपर हम लोग जाते हैं और काम निश्चित रूप से कि हर टाइम ही उतना काम रहता है, तो कि ये चुनाव का जो माहौल है वो हर वक्त बना रहता है। रूपरेखा भी तैयारी की जाएगी आप लोगों की तरफ से, जो महिला मोर्चा कार्यक्रम चलाती है चुनाव से पहले, खासतौर पर आधी आबादी को साधने के लिए? जी, एक्चुअली बिल्कुल सही बात है कि महिलाएं आधी आबादी हैं देश की, क्योंकि महिलाओं के लिए हमारा अभी जैसा आप जानते ही हैं कि सारे गठन नए होते हैं, तो जो प्रदेश कार्य समिति है निश्चित रूप से चुनाव आने वाला है और हो सकता है उससे पहले एक कार्य समिति और भी होगी शायद, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन ये जो है क्योंकि हमारे सभी नए गठन हुए हैं, तो एक तो ये होता है कि हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा यहाँ है, प्रदेश अध्यक्षा हैं, हमारी प्रदेश की पूरी टीम है, तो कुछ भी जो नए उनको सारी एक कहना चाहिए कि स्कूलिंग जैसी भी यहाँ तो महिला मोर्चा लगातार काम करती रही है और आज ये बैठक 2022 के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। तमाम बड़े नेता और खुद मुख्यमंत्री भी लास्ट सेशन को संबोधित करने वाले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव आज ताज नगरी आगरा के दौरे पर रहेंगे। यहां वो कई कार्यकर्ताओं के घर भी जाएंगे, उनसे बातचीत करेंगे, कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी करेंगे। अखिलेश पुलवामा में शहीद कौशल रावत के परिजनों से भी मुलाकात कर सकते हैं। तो अखिलेश यादव का आगरे का दौरा है और इस दौरान वो कार्यकर्ताओं से मिलने वाले हैं, मुलाकात करके उनसे बातचीत करने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो पुलवामा में शहीद हुए थे जवान कौशल रावत, उनके परिजनों से भी अखिलेश यादव मिलने वाले हैं। तो अखिलेश यादव का दौरा है आगरा का और इसको लेकर किस तरह की तैयारी, बातचीत करने के लिए आरिफ खान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आरिफ, आगरा में आज अखिलेश यादव पहुंचने वाले हैं, सपा कार्यकर्ताओं में किस तरह का उत्साह और क्या कार्यक्रम रहने वाला है अखिलेश यादव का? देखिए नीलू, अखिलेश यादव का आज कोई पॉलिटिकल प्रोग्राम नहीं है। थोड़े बहुत कार्यकर्ताओं जरूर मिलेंगे, लेकिन 3 परिवारों के साथ वो जरूर मिलेंगे और शोक संवेदना व्यक्त करेंगे। दरअसल जो उनके बहुत खास लोग हैं, कुछ कार्यकर्ता हैं, उनके परिवार में डेथ हुई है, उनके परिवार के पास जाएंगे। जो पूर्व मंत्री रहे, उनकी डेथ हुई थी बीच में कोरोना काल में, उनके घर जाएंगे। तो आज जो है अखिलेश यादव का जो प्रोग्राम है महज शोक संवेदना व्यक्त करना है, कोई पब्लिक रैली नहीं है, कोई कार्यकर्ताओं को संबोधन नहीं करेंगे, बस मिलते जाएंगे, वापस शाम को अपने घर सैफी पहुंच जाएंगे। तो आज आगरा का दौरा जरूर है, लेकिन किसी तरह कोई पॉलिटिकल उनका इवेंट नहीं है, सिर्फ शोक संवेदना व्यक्त करने आ रहे हैं। कितने बजे तक आरिफ पहुंच रहे हैं आगरा? देखिए नीलू, तकरीबन 11:30 बजे के आसपास आगरा पहुंचेंगे। सैफई से अपनी कार द्वारा वो चलेंगे और 11:30 के आसपास पहुंचेंगे और शहर के 3 जगह अलग अलग जगह पर जाएंगे, शहर के अलग अलग हिस्सों में जाएंगे और बातचीत करेंगे, लोगों से मिलेंगे और जो परिवार है जिनकी डेथ हुई है, जिनकी मौतें हुई है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आरिफ जानकारी देने के लिए। आगे भी इस पर आपसे अपडेट लेंगे और यहां पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन लौटते हैं। और कांग्रेस ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए अपने कार्यकर्ताओं की ट्रेनिंग शुरू कर दी है। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और उत्तर प्रदेश के सह प्रभारी राजेश त्रिपाठी ने कुशीनगर में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को विधानसभा चुनाव के लिए ट्रेनिंग दी। वहीं प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने कार्यकर्ताओं में जोश भरने की कोशिश की। पार्टी कार्यकर्ताओं को चुनाव से पहले आम लोगों से संपर्क करने और प्रदेश सरकार की गलत नीतियों को जनता के बीच ले जाने को कहा। इस मौके पर अजय लल्लू ने बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी को लेकर प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। गठबंधन को लेकर उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी इस बार किसी से हाथ नहीं मिलाएगी। पिछली बार 2017 में हमारा अलायंस हुआ था, लेकिन अलायंस से कांग्रेस पार्टी को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। इस बार कांग्रेस पार्टी गठबंधन करेगी। गांव से, गरीब से, खेत से, खलिहान से, किसान से, नौजवान से, आम आदमी से, उत्तर प्रदेश की जनता से, उनके विश्वास से, भरोसे से और उस आधार पर उत्तर प्रदेश की जनता के बीच में जाएगी। और केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने दावा किया है कि मुजफ्फरनगर में हुई किसान की महापंचायत का आगामी विधानसभा चुनाव पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि ज्यादातर किसान आज भी राज्य सरकार के साथ हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि किसान का विरोध प्रदर्शन विपक्ष की साजिश है, लेकिन उत्तर प्रदेश का किसान इसे समझता है, इसलिए वो बीजेपी के साथ है।
झांसी में टीचर्स डे के कार्यक्रम में शिरकत कर लौटने के दौरान उन्होंने उरई में ये बातें कही। पूछा कि भाई इसमें काला क्या है वो बताओ ना, तो बस कहते हैं कुछ नहीं, सुझाव कुछ नहीं। इसका मतलब है साहब जो राजनीतिक है, यदि राजनीतिक नहीं है तो सरकार के सामने अपनी बात तो रखो। अब तीनों कानून खत्म करने का क्या किसान को फिर से मंडी में बांध दिया जाएगा? क्या किसान मंडी से मुक्त नहीं होना चाहिए? किसान क्या जिले से बाहर है, अच्छी है, उसको कहीं लागत ज़्यादा अच्छा लाभ मिल रहा है, दूसरी जगह नहीं जाना चाहिए? और जालौन में पुलिस का नया कारनामा सामने आया। यहां पर पुलिस ने लापरवाही की सारी हदें पार करते हुए मृत युवक के खिलाफ ही मारपीट और धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस ने पत्नी के पहले की शिकायत पर मुकदमा दर्ज किया, जबकि आरोपी युवक 2 दिन पहले ही फांसी लगाकर जान दे चुका है। उरई कोतवाली का यह मामला है। आला अफसरों को जब इस बात का पता चला तो लापरवाही के बारे में उन्होंने इस पर कार्रवाई की और देर रात पुलिस के आला अफसर कोतवाली पहुंचे और मामले की छानबीन में जुट गए। जी, राजेंद्र नगर चौकी में एक आत्महत्या का मामला आया है। पूरे मामले की जांच की जा रही है। जांच में जो भी तथ्य आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। और पीलीभीत में पुलिस ने जहीर खान नाम के एक सभासद को गिरफ्तार किया। उसके ऊपर पत्रकार बनकर लोगों से ठगी करने का आरोप है। जहीर खान कलीनगर के वार्ड नंबर 10 का सभासद है। कुछ दिन पहले उसके ऊपर एक महिला को धमकाकर 25,000 रुपए मांगने का आरोप को लेकर केस भी दर्ज हुआ था। इस मुकदमे में पहले ही एक आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है। और अलीगढ़ के बिजौली में मजहब की दीवार को तोड़कर प्रेमी ने मुस्लिम लड़की से मंदिर में जाकर हिंदू रीति रिवाज के साथ शादी रचाई और अग्नि के 7 फेरे लेकर जीने मरने की कस्में भी खाई। इस शादी समारोह में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। दरअसल कासगंज की रहने वाली निशा खान ने मजहब की दीवारों को तोड़ते हुए बिजौली गांव निवासी अपने अमित महेश्वरी से शादी की है। मैंने हिंदू की बात से शादी करी है। मैं इनसे पसंद हूँ, शादी मैं करना चाहता हूँ इनसे, खूब अच्छी तरह से करना चाहता हूँ। तो इन तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए उत्तराखंड की खबरें।